आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जिसने भारत के नक्शे और कह सकते हैं पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जो 300 से ज्यादा सालों तक चला, जिसमें एक नहीं 5-5 राजवंशों ने राज किया और जिसकी धुरी थी दिल्ली। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे मध्य एशिया से आई एक नई संस्कृति ने भारत में अपनी जड़ें जमाई और कैसे दिल्ली सत्ता का वो केंद्र बनी जो एक तरह से आज तक है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एनसीईआरटी की जानकारी पर आधारित हैं। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन नोट्स में से सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि वो दिलचस्प किस्से निकालें जो हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। बिल्कुल। हम शासकों, उनकी नीतियों, उनकी कला और आखिर में उनके पतन की कहानी के टुकड़ों को जोड़ेंगे। हाँ, और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये टुकड़े हमें मिलते कहाँ से हैं। उस दौर के सिक्कों से, इमारतों पर लिखे अभिलेखों से। अच्छा। ज़ियाउद्दीन बर्नी जैसे दरबारी इतिहासकारों के लिखे तारीख से और इब्न बतूता जैसे यात्रियों के यात्रा वर्णनों से। ये सब मिलकर एक धुंधली सी तस्वीर बनाते हैं। आज हम उसी तस्वीर को साफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग दिल्ली सल्तनत को एक ही साम्राज्य समझते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये 5 अलग अलग वंशों की एक श्रृंखला थी। बिल्कुल। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश। मतलब 320 साल का लंबा सफर। सही कहा, लेकिन इसे एक सीधी रेखा में देखने की बजाय एक रिले रेस की तरह देखना चाहिए। रिले रेस, ये अच्छा उदाहरण है। हर वंश ने बैटन अगले वंश को थमाया, लेकिन हर धावक का दौड़ने का अंदाज, उसकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। किसी ने तेजी से सल्तनत का विस्तार किया तो किसी ने उसे संभालने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। तो इस रेस का पहला धावक था गुलाम वंश। यहीं से कहानी शुरू होती है। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था और दिल्ली की पहचान बन चुकी कुतुब मीनार की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। ऐबक ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वो नींव के पत्थर थे। सल्तनत की जो इमारत है उसको असल में खड़ा किया उनके दामाद इल्तुतमिश ने। अच्छा, उनके बाद जो आए? जी, उन्होंने न सिर्फ कुतुब मीनार को पूरा करवाया बल्कि एक ऐसा सिस्टम लागू किया जो सल्तनत की रीढ़ की हड्डी बन गया, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? देखिए, इसे ऐसे समझे कि सुल्तान ने पूरे साम्राज्य को जमीन के अलग अलग टुकड़ों यानी इक्ता में बांट दिया। ठीक है। हर टुकड़ा एक भरोसेमंद सैन्य कमांडर मतलब इक्तादार को सौंप दिया। इक्तादार की जिम्मेदारी थी कि वो उस इलाके से टैक्स वसूले, उस पैसे से अपनी सेना का खर्च चलाए और जो पैसा बचे उसे सीधे सुल्तान के खजाने में भेज दे। वाह, मतलब दिल्ली में बैठे बैठे पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण, ये तो वाकई बहुत चालाकी भरा सिस्टम था। बिल्कुल। और इसी वंश में एक ऐसा नाम आता है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है, रजिया सुल्ताना। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि 13वीं सदी में जब दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार इतने सीमित थे, तब दिल्ली के तख्त पर एक महिला कैसे बैठ गई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। रजिया को उनके पिता इल्तुतमिश ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। अच्छा, उन्होंने खुद चुना था? हाँ, क्योंकि वो अपनी बेटों से ज्यादा काबिल थीं। लेकिन उनका सुल्तान बनना तुर्क अमीरों के एक शक्तिशाली गुट, जिसे 40 का दल या तुर्कान ए चहलगानी कहते थे, बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? उन्हें किसी महिला के अधीन काम करना अपनी शान के खिलाफ लगता था। रजिया का शासनकाल भले ही छोटा था, पर उसने ये साबित कर दिया कि काबिलियत का लिंग से कोई लेना देना नहीं होता और इसी वजह से इतिहास पर उनकी छाप बहुत गहरी है। तो रजिया के बाद गुलाम वंश अपनी पकड़ खोने लगा। सत्ता के लिए लड़ रहे सरदार सल्तनत को अंदर से कमजोर कर रहे थे। ऐसे में शायद एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो लोहे के हाथ से सब कुछ नियंत्रित कर सके। और वही शासक खिलजी वंश से आया, अलाउद्दीन खिलजी। उसने सबसे पहले उन्हीं तुर्क अमीरों की ताकत को कुचला जो सल्तनत के लिए खतरा बन गए थे और फिर सल्तनत को एक नई और आक्रामक ऊंचाई पर पहुंचाया। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आते ही इनकी बाजार नियंत्रण नीति का जिक्र जरूर होता है। हाँ। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने हर चीज की कीमतें तय कर दी थी, सुई से लेकर घोड़े तक। जी बिल्कुल। ये आज के जमाने की आर्थिक नीतियों जैसा लगता है। इसके पीछे उनकी क्या सोच थी? ये सिर्फ महंगाई पर लगाम लगाना नहीं था, ये एक सैन्य मास्टर स्ट्रोक था। सैन्य मास्टर स्ट्रोक कैसे? सोचिए,
उस समय भारत पर मंगोलों के हमलों का खतरा लगातार बना हुआ था। उनसे लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी स्थायी सेना की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी सेना का मतलब था खजाने पर भारी बोझ। खिलजी ने इसका हल निकाला। उसने बाजार में हर चीज की कीमतें इतनी कम कर दी कि सैनिकों को बहुत कम वेतन में भी गुजारा करना आसान हो गया। अच्छा। और कम वेतन का मतलब है कि आप उसी खजाने से पहले से कहीं ज्यादा बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं। कमाल है। यानी दिल्ली के बाजार में अनाज की कीमत सीधे तौर पर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यही तो इतिहास का जादू है। खिलजी की नीतियां क्रूर थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेहद असरदार थीं। उन्होंने न सिर्फ मंगोलों के तूफान को सफलतापूर्वक रोका, बल्कि दक्षिण भारत तक सल्तनत का विस्तार किया। तो खिलजी ने एक बेहद शक्तिशाली और केंद्रीकृत साम्राज्य बनाया। लेकिन क्या होता है जब ऐसे साम्राज्य की बागडोर एक ऐसे सुल्तान के हाथ में आ जाए जिसके पास बड़े बड़े आइडियाज तो हों, पर उन्हें जमीन पर उतारने का सलीका न हो? तब आपको मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास के सबसे बुद्धिमान और साथ ही सबसे बदकिस्मत सुल्तानों में से एक। उन्हें अपने समय का आइडिया मैन भी कहा जा सकता है, जिनके आइडियाज अक्सर कागज पर ही अच्छे लगते थे। उनके दो किस्से तो बहुत मशहूर हैं। एक, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। आखिर कोई अपनी राजधानी क्यों बदलना चाहेगा? देखिए, इसके पीछे सोच गलत नहीं थी। दौलताबाद जो आज के महाराष्ट्र में है, वो साम्राज्य के केंद्र में था। अच्छा, सेंट्रली लोकेटेड था। जी, वहाँ से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नजर रखना आसान था। और दूसरा कारण मंगोल हमलों से राजधानी को सुरक्षित रखना भी था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? समस्या थी उसे लागू करने के तरीके में। उन्होंने सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। क्या? पूरी आबादी को? हाँ, 1200 किलोमीटर का ये सफर पैदल तय करना हजारों लोगों के लिए मौत का पैगाम बन गया। और उनका दूसरा मशहूर प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा, यानी टोकन करेंसी। ये तो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, फिर उनका आइडिया फेल क्यों हो गया? आज हमारे नोटों पर रिजर्व बैंक की गारंटी होती है ना। हाँ। और उन्हें कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। तुगलक ने चांदी की कमी को देखते हुए पीतल और तांबे के सिक्के चलाए और ऐलान कर दिया कि उनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। आइडिया तो अच्छा था। आइडिया अच्छा था, पर उन्होंने एक गलती कर दी। सिक्कों की डिजाइन इतनी साधारण थी कि लोगों ने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली। अरे बाप रे! हर तरफ नकली सिक्के बन गए। अर्थव्यवस्था ठप हो गई और सुल्तान को अपनी योजना वापस लेकर असली चांदी के सिक्के देकर लोगों से वो नकली सिक्के खरीदने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया। यानी वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे, पर समय उनके साथ नहीं था। बिल्कुल। उनके बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे, जो बिल्कुल उनके उलट थे। अच्छा। उनका ध्यान जन कल्याण पर था। उन्होंने नहरें बनवाई, अस्पताल खोले, नए शहर बसाए और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। लेकिन उनके बाद सल्तनत की पकड़ कमजोर होने लगी। और शायद इसी कमजोरी ने एक बड़े तूफान को न्योता दिया। मेरा इशारा तैमूर के आक्रमण की तरफ है। हाँ, 1398 में तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के ताबूत में पहली कील साबित हुआ। उसने दिल्ली को इस बेरहमी से लूटा और तबाह किया कि सल्तनत की कमर ही टूट गई। उसने न सिर्फ सल्तनत को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर किया, बल्कि दिल्ली के सुल्तान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। तो तैमूर के इस तूफान के गुजर जाने के बाद दिल्ली में क्या बचा? जो बचा उसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। ये शासक असल में सुल्तान नहीं, बल्कि एक छाया साम्राज्य के रखवाले थे। छाया साम्राज्य मतलब उनका नियंत्रण दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। सल्तनत की पुरानी शान अब बस एक याद बनकर रह गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक आखिरी कोशिश तो बाकी थी, है ना? हाँ, आखिरी कोशिश अफगान सरदारों ने की, लोदी वंश के रूप में। बहलोल लोदी ने बिखरे हुए अफगान कबीलों को इकट्ठा करके सल्तनत को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। अच्छा। उनके बेटे सिकंदर लोदी एक काबिल शासक थे। उन्होंने जौनपुर और बिहार को फिर से जीता और आगरा शहर की स्थापना की, जो बाद में मुगलों की राजधानी बना। तो वो सिर्फ कमजोर शासक नहीं थे, वे सल्तनत को बचाने की आखिरी उम्मीद थे। और इस वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी, जिनका सामना हुआ पानीपत के मैदान में बाबर से। सही। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। ये एक पुरानी, अंदर से खोखली हो चुकी सल्तनत और एक नई महत्वाकांक्षी ताकत, जिसके पास तोपें थी, बेहतर सैन्य रणनीति थी। तोपें,
ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। जी बिल्कुल। उसके बीच का मुकाबला था इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो हमने शासकों और वंशों की कहानी तो देख ली, लेकिन अगर पीछे हटकर देखें तो ये सल्तनत इतने सालों तक चली कैसे? उनकी वास्तुकला, उनकी विरासत, वो क्या थी? अंग्रेजों के राज में भी दिखती है। और दूसरी बड़ी विरासत है उनकी वास्तुकला। वास्तुकला, हाँ। जब आप दिल्ली में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा या तुगलकाबाद का किला देखते हैं तो आप सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं देख रहे होते। तो हम क्या देख रहे होते हैं? आप दो संस्कृतियों का संगम देख रहे होते हैं। मध्य एशिया से तुर्क अपने साथ मेहराब मतलब आर्च और गुंबद गोम बनाने की तकनीक लेकर आए थे। भारत में पहले से ही मजबूत खंभों और शहतीरों से इमारतें बनाने की परंपरा थी। इन दोनों शैलियों के मिलने से एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं। ये सल्तनत की पहचान है। तो आखिर में सवाल यही है कि जो सल्तनत इतनी मजबूत थी, जिसने इतनी शानदार विरासत छोड़ी, वो खत्म क्यों हो गई? इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारण एक साथ आए। पहला, फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी ऐसा मजबूत और काबिल उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाता। दूसरा, जैसे ही केंद्र में सुल्तान कमजोर हुआ, ताकतवर सरदार और प्रांतीय गवर्नर खुद को आजाद घोषित करने लगे, जिससे सल्तनत टूटने लगी। और आर्थिक मोर्चे पर भी हालात खराब हो गए होंगे। हाँ, ये तीसरा बड़ा कारण था। लगातार चलने वाले युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोगों से खाली हुआ खजाना और कमजोर शासकों की गलत नीतियों ने सल्तनत को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया था। और चौथा और आखिरी कारण, जैसा हमने देखा, बाहरी आक्रमण थे। तैमूर के हमले ने सल्तनत को अधमरा कर दिया था और बाबर के तोपों ने उसे दफन कर दिया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के एक छोटे से राज्य से शुरू हुई ये सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी की तानाशाही और मोहम्मद बिन तुगलक के अनोखे प्रयोगों से गुजरते हुए पानीपत की लड़ाई में खत्म हो गई। हाँ, लेकिन इसने प्रशासन, भाषा और वास्तुकला के रूप में एक ऐसी नींव रखी जिस पर मुगल साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। सही कहा। और इन स्रोतों के आधार पर एक विचार हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए। हमने रजिया सुल्ताना की बात की और ये भी कि तुर्क अमीरों ने उनका विरोध किया। हाँ। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वो विरोध सच में उनकी नीतियों के खिलाफ था या फिर ये उस पितृसत्तात्मक समाज की सोच के खिलाफ था जो सत्ता के शिखर पर एक महिला को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। ये बहुत गहरा सवाल है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास को पढ़ते हुए हमें हमेशा ये भी पूछना चाहिए कि उस इतिहास को लिखा किसने है।